ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये वो राम भक्त हैं जो दुनिया भर से रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। दर्शन के लिए राम मंदिर खुलते ही पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने श्री राम का दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। हुसैन भक्तों का दर्शन करने का ये सिलसिला लगातार जारी है। लोगों का ये सैलाब देखकर तो कई बार ये लगता है कि 2024 में राम मंदिर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वैसे तो भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लोकेशन है मीनाक्षी हुसैन, फिर वो ताजमहल हो या राजस्थान के किले, अजंता एलोरा की गुफाएं ही क्यों ना हो या हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां, गोवा और अंडमान निकोबार का समंदर, ये सब देखने योग्य है। लेकिन राम मंदिर की बात ही अलग है। भारत इतना सुंदर देश है कि यहाँ घूमने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। आज नेशनल टूरिज्म डे भी है, तो जो भी सैर सपाटे के शौकीन लोग हैं मैं उनसे ये इल्तिजा करना चाहूंगा कि आप कहीं भी घूमने जाएं, अपनी सेहत का ख्याल लेकिन जरूर रखें, खासकर इस मौसम में। बिल्कुल, जिस लेवल की ठंड आजकल पड़ रही है उसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। जरा सी लापरवाही कोल्ड कफ वायरल फीवर को हमला करने का मौका दे सकती है। अस्पतालों में निमोनिया कोल्ड डायरिया के मरीजों की गिनती भी तेजी से बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिड फरवरी तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। हरियाणा के कुछ इलाकों में तापमान 3 डिग्री से भी नीचे चला गया है। और इतनी भीषण ठंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अस्थमा के पेशेंट्स की बढ़ जाती है, क्योंकि सांस की नली में म्यूकस जमने से सांस फूलने लगती है और मरीज नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पाता। परेशानियां तमाम तो हैं, लेकिन उससे बचने के तरीके भी बहुत हैं। और सबसे कारगर तरीका तो है योग और आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, ताकि कोल्ड कफ और वायरल की ये परेशानी चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो हमेशा दूर रहे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए योग करना होगा और इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलना होगा। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आप भी अयोध्या से अपने धाम लौट आए हैं इंडिया टीवी के स्टूडियो, और बहुत पुरुषार्थ किया आपने वहाँ पर भी जी। और यहाँ पर भी हमारे साथ गिरीश आहूजा जी हैं, ज्ञानचंद मिश्रा जी हैं, राजीव गुप्ता जी हैं, और ये भाई जो लिए हैं, चल चल तेजी से चल, थोड़ा स्पीड बढ़ा। हाँ, इधर चलना मुश्किल हो गया था, इसका अमन का एंक्रोचिंग स्पोलाइटिस हो गया था। ये जो है अब ऑस्ट्रेलिया से ये, और इधर वैशाली बैठी है, उसने थायराइड ठीक कर लिया अपना। डॉक्टर बोला जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। अब 40 की 42 की उम्र में पहुंच के भी 25 की उम्र की लग रही है। तो रोज भस्त्रिका करे, रोज कपालभाति करे, रोज अनुलोम विलोम करे। यहां से तो शुरुआत कर ही ले, और जो फिर कर सके तो हमारे साथ थोड़ा जोगिंग करे। अब जैसे 78 साल की उम्र में इधर तो ये जिम में लगे हैं हमारे साथ, छोटी बड़ी उम्र के छोटे बाबू भी नीचे हैं, और बड़े बड़े हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे चलो, हाथ पैर पूरे। एक तो ये हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं, और कुछ तो इधर समाधि में पहुंच गए रिलैक्सेशन मोड पर। तो ये बड़े भारी सोफे लगवा रखे हैं स्वामी जी आपने, और रोज कम से कम 1 घंटे का योगा अभ्यास कभी भी छोड़ना ही नहीं है। 1 इधर मुंह कर, 2 ऐसे। अब देखो, जैसे हमारे गिरीश आहूजा जी ने 78 साल की उम्र में आज से 15 साल पहले आंवला एलोवेरा पी करके चश्मा हटा दिया, और ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर ली, ना बीपी ने शुगर, ना थायराइड, ना घुटने में, ना कमर में दर्द। ये है योग की महिमा। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी रोज कर, ये जितना बन पाए, नहीं तो भुजंगासन तो सबसे हो ही जाता है, वो अभी करवाएंगे तो कम से कम भुजंगासन। स्वामी जी आज के विषय पे बात होगी, तो अलग अलग बीमारियों का आपसे इलाज जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा याद दिला देते हैं दर्शकों को भी, आज का दिन बड़ा खास है। आज नेशनल टूरिज्म डे है, तो जो लोग भी सैर सपाटे के कहीं घूमने जाने के शौकीन हैं वो ख़ास तौर से उनको इस मौसम में बड़ा अपना ख्याल भी रखना है।
और देश में लोकेशंस की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक लोकेशंस है जहां पर आप घूमने जा सकते हैं और अपने मनपसंद इलाकों में जाकर के सैर कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी ज़रा लोगों को समझाइए कि घूमना फिरना तो करें, लेकिन सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सेहत वाली दुर्घटना घटी ये एकदम ठीक बात कही। देखो, हेल्थ टूरिज्म, स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, माने हर तरह के नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ, हेल्थ वेलनेस के साथ, लंबे लंबे श्वास, पूरी दुनिया के सैकड़ों एनआरआईज हमारे पास दिसंबर जनवरी के महीने में बड़ी मात्रा में बने रहते हैं। लोग तो थोड़ी सी ठंड में ही जो है उनका चक्का जाम हो जाता है, लेकिन खास करके जो थोड़े हेल्दी हैं, आप भी दिन बैठक लगाते हो साहब? हाँ, उतार लो, अब गर्मी आ गई है। हाँ, तो देखो, एक तो भुजंगासन रोज करवा देते हम, ये पावर योगा, और एक ये जो है सर्पदंड। ये क्या बात, आप तो भुजंगासन ही लगाओ साहब, ये तो दंड लगाने के चक्कर में है। आओ जा साहब, तो पीछे से पैर पास में। तो जहां पर भी घूमने के लिए जाए, थक जाए तो बीच में ऐसे मकर आसन। स्वामी जी इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखा रहे हैं हम, लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा जो रिलीजियस टूरिज्म सेंटर बनने वाला है इस साल का, वो राम मंदिर ही रहेगा। हाँ, वो तो बन चुका है। मैंने 5 लाख का बोला था और 5 लाख पहले ही दिन पहुंच गए लगभग। अब तो एक कंपटीशन सा हो गया है गांव में, सुदूर भारत में अलग अलग स्थानों पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, हम महाराष्ट्र गुजरात से लेकर के केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट, फिर ये हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि में सब जगह, उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश के हर गांव में। अरे तो राम मंदिर गए नहीं तो फिर तो तेरा जीवन ही बेकार है। तो गांव में कंपटीशन लगा हुआ, ये तो लोग होले होले आ रहे हैं और ऐसे आना चाहिए। तो ये 5 लाख से ज्यादा भी संख्या हो सकती है। स्वामी जी, कई ट्रेन और बसेस का तो संचालन अभी बंद करा के रखा गया है, क्योंकि इतने लोग आना चाहते हैं। अकोमोडेट कैसे करेगा शहर एक साथ इतने लोगों को, इसलिए फिलहाल के लिए ट्रेन और बसेस पर रोक लगाई गई है। हाँ, तो ये एक बात, जहां भी रहे, दर्शन के लिए जा रहे हैं, सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं कहीं, तो भी सुबह उठ करके योगाभ्यास नहीं छोड़ना। वो हमारे साथ पहले योगाभ्यास करें, फिर दर्शन के लिए जाएं। पहले आत्मदर्शन, फिर प्रभु का दर्शन, पहले आत्मानुशासन अथ योगानुशासनम, पहले आत्मानुशासन, पहले आत्मोत्थान करना है, और उसके बाद फिर जो ये आपके पसंदीदा जगह है, पहाड़ों में जाइए। और हिंदुस्तान में तो उत्तराखंड से लेकर के, हिमाचल से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के रेगिस्तान में डेजर्ट सफारी करनी है आपको, तो हमारे राजस्थान में तो कोई कमी है। ओ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, आहा। और किसी को सुदूर दक्षिण में जाना है। अब ठंड के दिनों में किसी को गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ गर्मी में लोग हिमालय में ऊपर चढ़ जाते हैं, गंगोत्री हम भी चढ़ा करते थे। और किसी को जैसे कपड़े ओढ़ने ही नहीं है तो चले जाओ, आपको टी शर्ट में काम चल जाएगा, बनियान में काम चल जाएगा। रामेश्वरम की यात्रा करो, कन्याकुमारी की यात्रा करो, द्वारिका, और हाँ, पुरी की यात्रा करो, हमारे जो धाम है। तो अब स्वामी जी जरा सेहत की यात्रा पे चलते हैं, पाने के लिए भुजंगासन और सेहत को बिल्कुल जो है दुरुस्त रखने को उपाय आपसे जानते हैं, क्योंकि योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करवाई दी है और जिससे इम्यूनिटी लोगों की मजबूत रहेगी। लेकिन एक एक करके अब जरा सर्दी की 7 बीमारियों पर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है सर्दी, खांसी, जुकाम। ठंड में जरा सी लापरवाही होते ही लोग सर्दी, खांसी, जुकाम की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो कोल्ड, कफ, फीवर से कैसे छुटकारा मिलेगा स्वामी जी? एक तो सुबह उठ करके शंखनाद किया करें,
और सुबह उठ करके हल्दी अदरक तुलसी का काढ़ा पिया करें, नहीं तो दिव्य पे मुलैठी और दालचीनी रखा करें, उसको उबाल लें। सुबह उठ करके शंख बजाएं। ऐसे 1 मिनट तक शंख बजा सकते हैं। तो ऐसे शंखनाद किया करें। और फेफड़े के लिए भुजंगासन तो अच्छा है, उसके लिए मंडूकासन के बाद उष्ट्रासन भी किया करें। और अपने खीसे में, अपने झोले में, अपनी जेब में कंठामृत, लवंगादि या खदिरादि, जरा सा मौसम का असर होता है ना, तो फिर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम शुरू हो जाता है, गला खराब हो जाता है। मैं तो एंकर से भी कहता हूँ अपने पास कंठामृत, लवंगादि या खदरादि जरूर रखा करें। अचानक खांसी हो जाती है तो खबर में ही खर्र खर्र होने लगती है, तो वो नहीं होगी। और स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम एक ज़रूर रखें। जो है जिनकी प्रकृति ही कफ कोल्ड की है, वो स्वासारी प्रवाही या स्वासारी अवलेह, ये सब आज हमने यहाँ पर पूरा सजा के रखा हुआ है। ये सारा, ये स्वासारी वटी, ब्रोनकोम और कफ कोल्ड के लिए सारा इंतजाम हमने करके रखा हुआ है। दूध में हल्दी से राजित केसर का सेवन बड़ा अच्छा होता है। आगे झुकना मंडूकासन, पीछे झुकना ये उष्ट्रासन, बड़ा अच्छा है। जो भी पीछे झुकने वाले अभ्यास है, चाहे उष्ट्रासन है, चाहे भुजंगासन है, चाहे चक्रासन है, चाहे मत्स्यासन है, ये हमारे फेफड़े को हेल्दी बना देते हैं। तो पीछे झुकने वाले अभ्यास, और जिनका शारीरिक सामर्थ्य अच्छा है वो सर्वांगासन। सर्वांगासन आप भी कर लेते हैं? क्या बात है, 77 साल की उम्र में भी 78 हो गए। सर्वांगासन ये बड़ा अच्छा है। ऐसे ये सर्वांगासन करें। जो कर सके वो मत्स्यासन भी कर लें, और जिनसे इतना ना होता हो तो अपना बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति ही कर लें। ये मत्स्यासन बड़ा अच्छा होता है, ये भी फेफड़ों के लिए कफ कोल्ड। और जो शीर्षासन करेंगे उनको तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ, जो सुबह दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगा लें, या जिम में जो है, जैसे हमारे अमल लगातार चल रहे हैं, दूसरे हमारे भाई लगातार अपने एक्सरसाइज, देखो गति में ही शक्ति है, बिना गति के दुर्गति हो रखी है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, और ये हमारे 2400 किलोमीटर लंबा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको स्वस्थ बना देते हैं। जिनको कफ कोल्ड है उनको दही, छाछ और घी, चिकनाई और ठंडी चीज़ें, उनसे बचना चाहिए। पानी भी गर्म पीना चाहिए, और हो सके तो उसमें दिव्य पे, मुलैठी, दालचीनी आदि उबाल करके वो पीना चाहिए। तुलसी, अदरक, उसका जैसे कल हमने काढ़ा बताया था सुबह सुबह, आज नया व्यंजन बताने वाले हैं, गिलोय का तुलसी का काढ़ा। कल अदरक और तुलसी का काढ़ा बताया था। हल्दी वाला दूध, उसमें जिनके पास पैसा है थोड़ा, तो उस केसर भी डालें और च्यवनप्राश ले लें, खा, ऐसा फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं, 25% ही फेफड़े मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं। ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा भस्त्रिका से, ये तो तेजी से कर सकते हैं जो जवान हो। प्राणायाम का सबसे पहला प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव उसका फेफड़े पर ही पड़ता है। और नस से, अणु तेल से, षडबिंदु से, ज्योतिषमते सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन, थोड़ा अजवाइन, थोड़ी मेथी, ये डाल करके उसमें उबाल ले, थोड़ा सा से चुटकी भर से नमक डाल ले, और उसको फिर ड्रॉपर में भर के रख लें, उसको नाक में डाल लें। कफ कोल्ड के लिए नस्य, पित्त के लिए वमन, उल्टी, कुंजर क्रिया बोलते हैं। और जो एनिमा है, खास करके मेडिकेटेड एनिमा, वो
वात के लिए तो दशमूल से अरण्यमूल से अपरान तक वात से हो जबरदस्त है एकदम। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों से कैसे निपटना है बड़े ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। बच्चे जो हैं खेल खेल में बहुत सारी गलतियां करते हैं और कई बार जब सर्दियों की वो गिरफ्त में आते हैं और हालात बिगड़ते हैं तो निमोनिया का खतरा हो जाता है। तो स्वामी जी, आजकल तो निमोनिया के लक्षण भी पकड़ में नहीं आ रहे, डिटेक्ट कैसे किया जाए? कई बार लगातार होने वाली खांसी निमोनिया का सिग्नल होती है और ऐसे में निमोनिया की पहचान फिर कैसे घर में की जाए ताकि उससे बचाव किया जाए? जब लंबे समय तक खर खर होती रहे, जब भस्त्रिका करें या कपालभाति भी करते हैं तो खर खर होती है, इसका मतलब अंदर कफ बलगम श्लेष्मा जमा होना शुरू हो गया। तो ये अंदर का जो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी को निमोनिया और ज़्यादा बढ़ गया तो डबल निमोनिया कहते हैं। जो कपालभाति और अनुलोम विलोम करो आप तो अफजल साहब, जो कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे और उज्जाई जिसको करके हमारी कितनी बहनों ने अपना कफ कोल्ड से लेकर के थायराइड तक ठीक कर लिया, क्योर कर लिया है। 5-10 मिनट सेकंड में ऐसे श्वास लेना, होल्ड करके रखना और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से बाहर छोड़ देना, ऐसे। तो जिनको भी निमोनिया की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को एक, बड़ों को दो, स्वासारी गोल्ड कैप्सूल शहद में मिक्स करके चाट लें। ये करक्यूमिन गोल्ड यहाँ पर रखा हुआ है, करक्यूमिन गोल्ड। बच्चे तो ये बालप्राश का सेवन कर लेते हैं। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनके ऊपर बार बार सर्दी जुकाम बुखार का अटैक होता है, तो बच्चों को बालप्राश, सबको इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड का सेवन कर लेना चाहिए, या गिलोय की एक गोली खा लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होगा ही। और जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है ना, हमने ये अदरक की कैंडी बना रखी है, आंवले की, बेल की कैंडी तो बहुत खाई है, ये अदरक की कैंडी है साहब, खा के देखो। अब जैसा ऐसे मुंह में डाल लेते हैं तो ये अदरक की कैंडी अकेले अदरक डालते हैं ना, तीखी लगती, किसी को छाले हो जाते हैं। ये अदरक की कैंडी मुंह में डाल लो, कफ कोल्ड भी नहीं होगा। निमोनिया के लिए स्वासारी गोल्ड, ये करक्यूमिन गोल्ड और लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी ट्रेडिशनल मेडिसिन बड़ी जबरदस्त है। और खजूरी खिलाएं, बाकी चीज़ें बंद कर दें। अनाज में मकई, बाजरा, रागी, सबसे अच्छा है चने की रोटी। चने का पोहा भी बना सकते हैं, चने का वो क्या बनाते हैं, मालपुआ जैसा बनाते हैं, क्या बोलते हैं, चीला, पोहा, पोहा, पूड़ा, चीला, 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 पुआ। ये पुआ बड़ा जबरदस्त होता है चने का, तो लेकिन उसमें ज़्यादा घी तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चना और सूखा चना खाओ ना, सबसे अच्छा है। सूखा चना कफ कोल्ड के लिए बेस्ट है, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है उससे। चबा के खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। कुछ लोग हर चीज़ को ना ऐसे हड़बड़ तड़बड़ में खाते हैं जैसे घर में चोरी का माल खा रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये अनार, पपीता, वो उबला हुआ सेव और थोड़ा स्टीम करके ना, एप्पल और ये अमरूद की चटनी भी बन जाती है, अच्छी सब्जी भी बना के खाते हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है चीज़ें। अच्छा स्वामी, देखिए हर तरफ खर खर की आवाज़ें तो हैं, ठंडी चीज़, गले में खराश है और कई बार पता चलता है कि टॉन्सिल की दिक्कत है, और इस मौसम में तो काफ़ी टॉन्सिल लोगों को परेशान भी कर रहा है। तो ये टॉन्सिल की दिक्कत बार बार लोगों को क्यों हो जाती है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? टॉन्सिल और थायराइड के लिए ये भी कफ का ही एक विकार है। देखो, कफ बढ़ने से टॉन्सिल बढ़ता है, कफ बढ़ने से गांठ होती है, चाहे बेनाइन हो, मैलिग्नेंट हो, टीबी वाली हो, कैंसर वाली हो। ये थायराइड का और गले का टॉन्सिल का पॉइंट, ये पूरा दबा दे यहाँ से, ऐसे पूरे 4 की 4 अंगुलियों से, ऐसे हाथ में दोनों में। कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, कफ बढ़ने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कफ बढ़ने से ही शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, उसी से SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसी से कैंसर जैसे रोग होते हैं। ओ हो,
जो है एपेप्टोसिस, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, शरीर के जो शुद्धिकरण की क्रिया है वो बाधित हो जाती है और पूरे शरीर में श्लेष्मा फैलता है, दिमाग में जमा होता है यहाँ। इसलिए उसके नंबर बड़ा 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड या शक्कर मिला करके, या खजूर, अंजीर भी बड़ी अच्छी होती है। एक अंजीर रोज खाना, चबा चबा करके खाओ। उसके जो बारीक बारीक दाने होते हैं ना, उनको भी चबाएंगे ना तो हल्की हल्की सी आवाज़ सी आती रहती है, संगीत सा बजता रहता है दांतों के तले, बड़ा अच्छा होता है। अंजीर, खजूर और छुआरा ऐसे ही खा लें बिना भिगोए। भिगो करके खाने से थोड़ी ठंडी प्रकृति हो जाती है, बिना भिगोए खाना चाहिए। अंजीर, खजूर, ये मुनक्का तो, और जो है जैसे मैंने बताया छुआरा, उसको तो मुंह में एक टुकड़ा डालिए, जैसे मैंने अभी अदरक की कैंडी डाली ना, हाँ ऐसा एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये टॉन्सिल यहाँ दबाने से और यहाँ पैर में दबाने से, और त्रिकुटा और सीतोपलादी चाटने से, त्रिकुटा में थोड़ा बहड़ा और मिला दे, और तेज गर्म पानी में 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम उसमें मुलेठी और 10 ग्राम उसके अंदर अमरूद के पत्ते ये डाल करके, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के, थोड़ा बहड़ा भी और मिला लें चुटकी भर, और उसका गरारा करें। थोड़ा एक चुटकी भर यज्ञ की भस्म, उसको भी जो है गले में, उसको अंगुली से थोड़ा उसकी मसाज भी कर सकते हैं टॉन्सिल की, और उससे भी टॉन्सिल ठीक हो जाता है। जिनको तरीके से सलीके से दबाना आता हो तो हमारी पूज्य माता जी ये अंगूठे में चूल्हे की राख लेकर के दबा दिया करती, बच्चों का एक ही बार में टॉन्सिल ठीक हो जाता था। लेकिन यदि बड़ों को दबाना हो तो थोड़ा हाथ संभल करके दबाना चाहिए, तो अंगुली काट देते हैं बच्चे, तो ये टॉन्सिल पूरा ठीक हो जाता है। हाँ, जो बच्चे बार बार ये कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट खाते हैं, बार बार ये अनहेल्दी चीजें खाते हैं ना, उससे बच्चों को टॉन्सिल होता था। और माताएं खट्टी चीजें बहुत खाती है, माताओं को भी होता है टॉन्सिल, कभी भी निकालने ही नहीं चाहिए। विदेशों में अक्सर टॉन्सिल निकाल देते हैं। क्या मीनाक्षी जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या टॉन्सिल में गार्गिल करना, गरारे करना ये फायदा पहुंचाता है, और अगर हाँ तो फिर कौन सा? क्योंकि कई लोग फिटकरी का सजेस्ट ये अभी बताया ना मैंने, एलोवेरा का। तो बच्चे कैसे करेंगे, थू कर देंगे। उसमें फिटकरी का फूल है, हाँ, वो डाल सकते हैं। बाकी उसके अंदर जो है त्रिकुटा, मुलेठी, अमरूद, अभी जो मैं बता रहा था, हल्दी, एलोवेरा। ये गला कितना ही खराब हो, टॉन्सिल हो, आवाज़ बैठ गई हो, स्वर भंग हो गया हो, उसके लिए बेस्ट है एलोवेरा का गरारा। ये नया अनुसंधान किया हमने लगभग 5 साल पहले। स्वामी जी, ठंड के मौसम में एक और परेशानी है टॉन्सिल के अलावा जो बड़ी दिक्कत करती है, और वो है इंडाइजेशन। इस मौसम में क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है वाटर, और लोग जमकर तला भुना भी खाते हैं, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की दिक्कत इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी ना हो, और अगर हो गई हो तो उसे पूरी कैसे किया जाए और पाचन तंत्र दुरुस्त रहे, उसके लिए क्या करें? देखो, हाँ, तो पानी की कमी ना हो और पानी भी ना पीना पड़े, इसके लिए पपीता खाओ, सेव खाओ। आजकल अंगूर भी कहीं कहीं ठीक ठाक मिल रहे हैं। अंगूर है, सेव है, पपीता है, ये सब पानी वाले फल हैं। वाटरमेलन है, इसमें पानी की पूर्ति हो जाती है। सलाद खाओ, हाँ, इससे पानी की पूर्ति हो जाएगी। और सुबह सुबह अनार और पपीता या अमरूद थोड़ा सा खाली पेट, किसी को गैस करता है तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक डाल करके खा ले। और अकेला अमरूद ना खाएं, अमरूद के साथ थोड़ा सा मूली ले ली, थोड़ा अनार या पपीता साथ में ले लिया, तो ऐसे खा लिया करें। सुबह सुबह जिसने अनार खा लिया उसका तो डाइजेशन, सुपर डाइजेशन हो जाएगा। मंडूकासन जो गिरीश आहूजा साहब कर रहे थे, योग मुद्रासन जो मैं कर रहा था, फिर ये अर्धमत्स्येंद्रासन और लेट करके उधर पैर करके आप पवन मुक्तासन करें। पवन मुक्तासन अद्भुत है, हाँ, ये पवन मुक्तासन पेट के लिए, ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये तो अद्भुत है पेट के लिए। और लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद ले लें। जिनके पेट में सूजन रहती है, पुनर्नवारिष्ट, कब्ज रहता है, अभयारिष्ट, कोलाइटिस रहता है, तो
कोडजारिस्ट, कोटज घनवटी, कोलोग्रीट। कोडजारिस्ट 4 चम्मच, कोटज घनवटी 4-4 गोली, और गैस भी साथ में बनती है तो चित्रकादि वटी चूसने के लिए दे देते हैं। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। हमारे आहूजा साहब तो पादामुष्ट नासास प्रशासन की भी कोशिश कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पादामुष्ट नासास प्रशासन, ये डाइजेशन के लिए बड़े जबरदस्त है ऐसे। और ये सेतु बन जाए ऐसे, ये बड़े जबरदस्त है। तो जिनको कोलाइटिस है, खाली पेट कोलोग्रिट 2-2 गोली खाने के बाद कोडजारिस्ट, कोटज घनवटी और चित्रकादि वटी तो चूसेंगे। कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को रहता है, सर्दी में किसी को दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए तो बता ही दिया हमने, कोलोग्रिट, कोटज घनवटी, कोडजारिस्ट, चित्रकादि। जिनको कब्ज हो जाता है, त्रिफला, शुद्धि, चूर्ण और थोड़ा थोड़ा कब्ज रहता है और नींद भी नहीं आती है, तो द्राक्षासव और अवेरिस्ट 4-4 चम्मच मिला के पीले। दारू की आदत भी छूट जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी, खून भी बढ़ जाएगा। खून की कमी के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस घर में अब लोग बना के ही पीने लगे, और उसमें और थोड़ा मीठा बनाना हो तो थोड़ा मुनक्का, अंजीर उसी में डाल लें। ओहो, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। किसी को व्हीट ग्रास मिल जाए तो और अच्छी बात है, व्हीट ग्रास एलोवेरा भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो हम तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास एलोवेरा एक ही साथ पिला देते हैं। गुड़ भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और सर्दी को इससे दूर रखता है आपको। तो ये खजूर, मुनक्का भी ऐसे ही है, अंजीर भी ऐसे ही, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाते, ठंड से भी बचाते हैं। तो पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन के साथ साथ ही गोमुख आसन भी बड़ा अच्छा है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, ये हाइड्रोसिल के लिए भी अच्छा है, और इससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं ना, सच में ये रामबाण का काम करते हैं। और पपीते में भी तो देसी पपीता है ना, खाने के पहले खा लो या खाने के बाद ले लो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ। नहीं तो पेट साफ करने के नाम पर चूर्ण खाते रहते हैं, उसमें सनाई पत्ती, नमक और बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो आंतों को कमज़ोर खराब कर देती हैं। तो जिनमें सनाई पत्ती मिली हो वो चूर्ण तो खाया ही मत करो, मैं सबको सजेस्ट करूँगा। तो डाइजेशन तो एकदम सुपर डाइजेशन रहेगा। खाना चबा चबा के खाना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने में जो वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुसार द्रव्यों का चयन करना चाहिए। और शुरुआत में थोड़ा अनार, पपीता, सेब, सलाद ये शुरू में खानी चाहिए, बाद में पकाओ। और मिष्ठान आदि खाना हो, जो भी भारी चीज़ें सबसे लास्ट में खानी चाहिए। कुछ तो सबसे पहले हलवे से ही शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं। आजकल बर्फीले मौसम में अस्थमा के मरीजों की परेशानी भी बहुत बढ़ जाती है। सांस की नली में म्यूकस जमने के कारण उनकी सांस फूलने लगती है। तो सर, अस्थमा के पेशेंट्स को इस मौसम में अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये भी समझाएं। म्यूकस क्लियर करने का सबसे कारगर उपाय क्या है? म्यूकस क्लियर करने का सबसे कारगर उपाय है जलनेति सूत्र नीति, जो हमने सैकड़ों बार लोगों को दिखाई है, बताई है। जलनेति सूत्र नीति करना चाहिए। नहीं तो रोज उठ करके सुबह, और जिनको ज़्यादा सुबह शाम दोनों समय, उनको नस्य करना चाहिए। अणुतेल और उसमें थोड़ा 2-4 बूंद ज्योतिषमती की भी डाल सकते हैं। और जिनका नाक पूरा ही बंद रहता है उसके लिए मैंने बोला हुआ है 5 बादाम और 5 काली मिर्च चबा ले, धीरे धीरे, सूखा, भिगो के नहीं, और धीरे धीरे चबा ले। नाक एकदम से खुल जाता है। और फेफड़े जिनको सिकुड़ जाते हैं ना, उनको तो फिर ये जो हम दिव्य धारा उपलब्ध कराते हैं ना, दिव्य धारा, उसको सूंघना भी चाहिए और दिव्य धारा का स्टीम भी लेना चाहिए। दिव्य धारा का स्टीम, उसमें थोड़ा यूकेलिप्टस के पत्ते या यूकेलिप्टस ऑयल, ये अजवाइन, पेपरमेंट, यही सब होता है, लौंग का तेल, तो घर में अलग अलग चीज़ें भी डाल करके ले सकते हैं। और कपूर और लौंग, इसकी पोटली भी बना करके उसको सूंघ लेते हैं। और चने, भुने हुए चने जो है ना, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, वो उसकी औषधि है। सारे कफ को सोख लेते हैं। एलोपैथी के जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो कफ को जमा देते हैं। कफ को जमाने की जरूरत नहीं, निकालने के लिए मुलेठी का काढ़ा पिए, मुलेठी और दालचीनी, ये तो हम सबको रोज उपलब्ध कराते हैं।
तो ये मुलेठी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये दिव्य धारा और जो है ये स्वासारी प्रवाही ना, एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम, या ब्रोंकाइटिस के लिए अंदर फेफड़ों में सूजन आ जाती है उसकी, अभी तो 4-4 गोली ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अप्रतिम है कफ कोल्ड के लिए, अस्थमा दमा के लिए, ब्रोंकाइटिस साइनोसाइटिस के लिए, राइनाइटिस के लिए। हमने तो लंग ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाया है। स्वासारी गोल्ड, स्वासारी बटी, स्वासारी प्रवाही, ये छोटे बच्चों को ये पिला देते हैं, अच्छा रहता है उनको। हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट से लिवोग्रिड से, किडनी ट्रांसप्लांट से रिनोग्रिड से, और ऐसी चीज़ें एक एक जड़ी बूटी में प्रकृति परमेश्वर ने 100, 200, 500, 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए हुए। हम उनको जाने और इस्तेमाल में लाएं तो बड़े से बड़े रोग को हरा सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों का ये मौसम जो है आर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है। ठंडी हवाओं की वजह से जोड़ों में अकड़न, सूजन, दर्द बढ़ चुका है। तो जो गठिया के मरीज हैं स्वामी जी, वो बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, उनको निजात दिलवाइए। गठिया के मरीजों की तो गठड़ी सी बंध जाती है सर्दियों में, तो उनको तो लहसुन, कल आज फिर बताएंगे लहसुन। वैसे तो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, सदाबहार, निर्गुंडी और पारिजात, हार श्रृंगार और सहजन, इनका रस या पीड़ंतकवात, इसी को पी लें। लहसुन कल्प जबरदस्त है, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, कफ कोल्ड भी दूर होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आते, वेट भी नहीं बढ़ता। कितना ज़बरदस्त। एक लहसुन के प्रयोग के इतने फायदे हैं। लोग चारों तरफ शरीर दुखता रहता है, ये अमन एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तो ठीक कर लिया, अब लहसुन खाया कर 5 कली रोज, सुबह शाम दोनों समय खा लिया करो। उसको गाय के घी में भून लो, आज बताने वाले हैं। उससे उसकी दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता और उसकी तामसिकता दूर हो जाती है। गाय के घी में सात्विकता होती है। कुछ लोग वैष्णव परंपरा के स्वामीनारायण आदि कई उसमें नहीं प्रयोग करते, कोई बात नहीं। और ये सूक्ष्म है, ये आर्थराइटिस के लिए। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड दे देते हैं, दही छाछ नींबू चार टमाटर खटाई बंद कर देते हैं। जिनको भी आर्थराइटिस, हम गेहूँ चावल बंद कर देते हैं। हम हमारे देखो ये 78 साल में बैठे, कोई जोड़ों में दर्द नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ये है इसकी महिमा कि हम खट्टी चीज़ों से बचें। कोशिश करें कि सुबह 1 घंटा यदि सूरज की धूप में बैठने का अवसर मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी से भी आर्थराइटिस होता है, तो ब्लड टेस्ट करवा लें। विटामिन डी, विटामिन B12 ये नेचुरल हम सबको उपलब्ध कराते हैं। बोन हेल्थ, आयरन कॉम्प्लेक्स और स्पिरुलिना ये प्रोटीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी तो न्यूट्रिला, सोया चंक्स और सबसे अच्छा दालों में घी, इसमें दूध में और देखो छाछ दही पहले से लेते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन आर्थराइटिस होने के बाद छाछ दही नहीं लेना। पनीर ले सकते हैं, वो अच्छा है। दूध में तो कोई दिक्कत ही नहीं, दूध में हल्दी चला जाती है तो लाक्षादी गूगल ले लो। कितना ही आर्थराइटिस हो, जोड़ कितने ही दर्द कर रहे हो, हड्डियाँ कितनी ही कमज़ोर हो, ऐसे फुलादी हो जाता है पूरा शरीर। स्वामी जी, योग के साथ साथ अब अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ कि योग पर हमारे इस शो में कल क्या खास होने जा रहा है। योग और आयुर्वेद से कैसे विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, योग पथ पर चलकर कैसे बच्चा बनेगा बलवान, देश को फिट रखने की योग गुरु की सौगंध स्वामी रामदेव के साथ रिपब्लिक डे लाइव कल सुबह 7:56 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। और अभी पाक शास्त्र तो बाकी है स्वामी। अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि हल्दी वाला दूध ना, हाँ हल्दी वाला दूध ये हम भूलने नहीं देंगे। कोरोना में शुरू किया था हमने और इसको हमने बरकरार रखा हुआ है। और हल्दी वाले दूध के साथ साथ केसर वाला भी दूध ले सकते हैं। अब जिनके थोड़ा घर में जुगाड़ है तो ज़्यादा नहीं, पूरे परिवार के लिए इतनी सी केसर की पंखुड़ियाँ थोड़ी सी डाल दी और इससे बहुत अच्छा ये हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क तैयार हो जाता है। और
इसमें फिर साथ में ऊपर से च्यवनप्राश खा लें या बालाप्राश खा लें, वो बच्चों के लिए। और खजूर ये भी सर्दी को दूर करता है, कफ कोल्ड को। और इधर ये गिलोय, अकेले गिलोय, गिलोय में थोड़ा सा तुलसी, थोड़ी काली मिर्च, हल्दी, अदरक सब भी ना डालें, केवल गिलोय, केवल गिलोय का जो काढ़ा है ये भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। गिलोय ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इससे सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, बुखार और जिनको प्लेटलेट की कमी होती है, ब्लड कैंसर की परम औषधि है। तो गिलोय का काढ़ा तो 12 महीने पी सकते हैं। थोड़ी मात्रा में गिलोय लें, लगभग 1 बालिश की डंडी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है ये। जी बहन, मैं ये पूछ रही थी स्वामी जी, ये जो हल्दी वाला दूध है, आजकल कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर जैसा बना लेते हैं। तो क्या हल्दी वाले दूध में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिक्स करके लेना चाहिए या ड्राई फ्रूट अलग से खा लें और फिर ऊपर से दूध पी लें? हाँ, ड्राई फ्रूट का पाउडर ठीक है, वो उसमें बादाम है, अखरोट है, पिस्ते हैं, ये सब मिला लेते हैं। मैंने देखा इधर गुजरात में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में तो विशेष करके लोग खाते हैं। जो लहसुन का मैं प्रयोग बता रहा था, छोटी या बड़ी कली ऐसी लहसुन की आती है, उसके अंदर चीरा मार करके इसको ऐसे एक बार ऐसे चीरा मार देते हैं इसके अंदर, ऐसे और ऐसे चीरा मार करके और फिर इसको ऐसे घी के अंदर डाल देते हैं। तो फिर ये धीरे 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 ऐसे ब्राउनिश कलर का हो जाए ना, तो फिर इसको खा लेना चाहिए। तो ये पहले हम कभी खाते नहीं थे, ऐसे कोई लहसुन खाने से कोई नरक में नहीं जाता है। तो हमने 5 कली खा के देखी, अब 55-56 के बाद थोड़ा बात बढ़ता है। एक तो ये खाने में इतना टेस्टी लगता है, तीखापन नहीं होता, कोई दुर्गंध नहीं होती है, और ऐसा लगता है जैसे आप कोई पकवान खा रहे हो। तो 5 कली से शुरुआत करें, धीरे धीरे रोज 2-2 कली बढ़ाते जाएं। तो ये अर्थराइटिस के लिए, कफ कोल्ड के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए परम औषधि है। जिनको RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 आदि बढ़ा हुआ है, वो रोज 5 कली खाया करें। जिंदगी भर घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ेंगे, कभी कोई जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी गिरीश आहूजा साहब की तरह। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद बहुत स्वामी धन्यवाद। जी। प्रणाम स्वामी जी।